Friends, welcome to all in our channel Make It Simple। आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, और इस एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम क्या है जीएसटी के अंदर, इससे क्या बेनिफिट हैं आपको, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, और अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बारे में एक हम समराइज व्यू आज आपको देने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन स्कीम क्यों लाई गई। कंपोजिशन स्कीम उन छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए लाई गई है जो कि सालाना टर्नओवर उनका 75 लाख से कम होता है और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो डेली बेसिस पे बुक्स मेंटेन कर सकें, मंथली 3 रिटर्न फाइल कर सकें जीएसटी के अंदर। इसलिए सरकार ने ये सुविधा लाई है कंपोजिशन डीलर के लिए कि वो बस क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें, यानी जहां आपको महीने में 3 रिटर्न फाइल करना है वहीं कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होंगे। इसमें सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, कंपोजिशन अगर वही डीलर ले सकता है जिसका टर्नओवर 75 लाख से कम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंडली, कंपोजिशन स्कीम की 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है सप्लायर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं, तीसरा है ट्रेडर्स। मैन्युफैक्चरर्स में 1% आपको टैक्स देना होगा कंपोजिशन स्कीम के अंदर। ये 1% जो लिखा है वो है CGST का। सपोज हम विद इन एमपी में है, कंपोजिशन ली हुई है, तो हमको CGST प्लस SGST ओवरऑल 2% टैक्स देना होगा इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कुछ मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, उनके अलावा सभी पे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल है। सेकेंडली, suppliers making supplies referred to in clause B of para 6 of schedule 2, इनको 2.5% देना है, मतलब CGST प्लस SGST 5% देना है। अब इस सेक्शन को अगर हम देखें शेड्यूल 2 में, तो ये सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज की ही बात करता है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये क्लॉज, क्योंकि जो शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 6 का क्लॉज भी है वो स्पेसिफिक बात करता है रेस्टोरेंट सर्विसेज की। अपन अगर सपोज यहाँ आए और इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें, ये देखें सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink। ये पूरी की पूरी सर्विसेज पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2 के क्लॉज बी में दी हुई है, जिसको कि वहाँ कवर करा गया है 2.5% के स्लैब में। मतलब कि ये जो क्लॉज है पैरा 6 वाला इस पे एप्लीकेबल। कैटेगरी बची एनी अदर सप्लायर। एनी अदर सप्लायर मतलब कि इसमें आ गई हमारी ट्रेडर क्लास वाली बिजनेस क्लास। ट्रेडर पर्सन को 0.5% देना है, मतलब उसको 1% टैक्स देना है ग्रॉस रिसीट के ऊपर। ये जितना भी टैक्स है ग्रॉस रिसीट के ऊपर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चर केस में 2%, रेस्टोरेंट के केस में, रेस्टोरेंट्स और जो सप्लाई मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसके केस में 5%, एंड ट्रेडर्स के केस में 1%। ना अब आपने कैटेगराइज कर लिया कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब आपको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करना पड़ेंगी इस कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने के लिए। पहली, नॉट इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आप सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये वही डेफिनेशन है जो कि शेड्यूल 2 की पैरा 6 में बात करी गई थी। ये यहाँ बोलते हैं सप्लायर्स मेकिंग सप्लायर्स, नीचे उन्होंने मना कर दिया
सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कवर है एक्सेप्ट दिस सर्विस। इसका मतलब सिर्फ इन सर्विस के ऊपर आपको 2.5+2 आपको 5% टैक्स देना है। सेकेंडली अपन बात करें नॉट इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। नॉट लेविएबल की बात करें तो अभी इस एक्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड लिकर को बाहर रखा है। वो दो ऐसे गुड्स हैं जो कि नॉट लेविएबल टू टैक्स हैं। फॉर सपोज इसका इंटरप्रिटेशन निकालें तो ये निकलता है अगर सपोज कोई डीलर इंगेज है पेट्रोल, सपोज किसी का पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर जी विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, साथ में वो वहाँ पे ऑयल भी बेच रहा है। ऑयल जो है वो जीएसटी में कवर्ड है, पेट्रोल जीएसटी में कवर्ड नहीं है, ऑयल कवर्ड है। लेकिन अगर हम दोनों की कंबाइंड रीडिंग के साथ चलेंगे तो नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। तो कोई भी सप्लाई करे वो गुड्स में जो कि लेविएबल नहीं है टैक्स के अंदर, कंपोजिशन स्कीम उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो पेट्रोलियम वाले डीलर्स हैं उनको वो सोचते हैं कि हम कि ऑयल पे जो हमारा मिनिमम 10 लाख 20 लाख की सेल है हम उसके लिए कंपोजिशन ले लें, तो वो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इवन इसके ऊपर भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ये इंटरप्रिटेशन जस्ट जो वर्डिंग्स देखी है उसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉट इंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। काफ़ी लोगों को इसमें ये डाउट हो रहा है कि हम कंपोजिशन में जाने के बाद बाहर से ना परचेज कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पुराने बैट एक्ट में कंपोजिशन स्कीम में बाहर से परचेज करना अलाउ नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लियर वर्डिंग्स लिखे हुए हैं नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई। द वर्ड जो यूज़ हुआ है वो आउटवर्ड यूज़ हुआ है, ना कि इनवर्ड सप्लाई। इसका मतलब आप कंपोजिशन स्कीम के होने के बाद भी आउट ऑफ कंट्री से परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है। देख सकते हैं क्लियर कट लिखा है, सेक्शन की लैंग्वेज है। इसमें इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई के लिए मना करता है, इनवर्ड सप्लाई के लिए कहीं मना नहीं करा गया है। चलिए आइए हम नेक्स्ट नॉट इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, ऑनलाइन गुड्स सोल्ड कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन पर रजिस्टर होकर वो गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो उसके लिए कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर TDS काटेंगे, इसलिए उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर के लिए 1% टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर इसमें कवर्ड नहीं है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई कर दी है। ये 3 हैं, जिसमें पहला है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, सेकेंड है पान मसाला, थर्ड है टोबैको एंड मैन्युफैक्चरिंग टोबैको सब्सटीट्यूट्स। इन तीनों के लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट shall not collect any tax। जो इंसान कंपोजिशन स्कीम में डीलर जा रहा है वो ना ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है ना ही क्रेडिट ले पाएगा। सपोज अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैंने 100 रुपये का गुड्स बेचा है तो मैं उस पर 1% लगा के सामने वाले से चार्ज नहीं कर सकता, मुझे 1% 100 रुपये पे अपनी जेब से देना होगा। अगर आप सपोज वो टैक्स नहीं चार्ज कर सकता तो मतलब वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। इस केस में उसको बिल ऑफ सप्लाई और सप्लाईज इशू करना होगा कंपोजिशन डीलर को। और बात करें जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं जो मार्केट हुआ है और उनको कंपोजिशन लेनी है, वो 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट की 30 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कंपोजिशन के लिए। अभी फ़िलहाल विंडो ओपन नहीं हुई है कंपोजिशन अप्लाई करने की, जो मोस्ट प्रोबेबली 17 जुलाई से ओपन हो जाएगी। इसकी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। अगली बात करें, ये हमने बात करी माइग्रेशन वालों के लिए।
अब ये अगर सबको नेक्स्ट ईयर में आप इस तरह कंपोजिशन में नहीं है और नेक्स्ट ईयर में आप कंपोजिशन में जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और सपोज आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर आपने आईटीसी क्लेम करा हुआ है, तो आप नेक्स्ट ईयर में सोच रहे हैं कि आप कंपोजिशन में चले जाएं, तो जितना भी आपका स्टॉक है जिस पर आपने आईटीसी क्लेम करा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा या आपको उसके ऊपर अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब चाहे वो इनपुट गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, आपको प्रोपोर्शनली अगर कैपिटल गुड्स की लाइफ जैसे कि 5 साल बताई गई है जीएसटी के अंदर, 2 साल निकल चुके हैं, तो 3 साल का प्रोपोर्शनली क्रेडिट आपको रिवर्स करके पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी की पूरी डिटेल भर के कंपोजिशन स्कीम के फॉर्म में भेजनी होगी कि इतना स्टॉक था मेरे पास, इतना क्रेडिट रिवर्स कर दिया, इतना टैक्स हमने पे कर दिया। वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। डज नॉट होल्ड इंटरेस्टेड स्टॉक। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट डेट के लिए पॉइंट डाला गया है। मतलब 1 जुलाई को अगर आप कंपोजिशन लेना चाह रहे हैं तो 30 जून के रात को 12 बजे आपके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं होना चाहिए जो कि इंटरस्टेट परचेज का हो, अदरवाइज आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। डज नॉट होल्ड स्टॉक परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करा हुआ स्टॉक नहीं होना चाहिए। एंड इफ परचेज, अगर आपने परचेज कर लिया है तो उसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना होगा उसी रेट से जो कि उस कमोडिटी का रेट है, और उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सपोज अगर 18% का मटेरियल आपने परचेज करा है अनरजिस्टर्ड से, तो 18% आपको देना होगा अपनी जेब से, जिसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। एंड उसको अपने बिल ऑफ सप्लाई पे लिखवाना होगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। उसको अपने हर डिस्प्ले बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे, नोटिस पे, हर प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस सब तो लिखाना होगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ठीक, ये सारी कंडीशंस थी जो कि आपको कंपोजिशन स्कीम में आने से पहले और आने के बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब 4 इम्पोर्टेंट बात कंपोजिशन के लिए। सपोज आपके पास एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है सेम पैन पर, तो इसमें ये प्रोविज़न है अगर आपने एक के लिए कंपोजिशन की एप्लीकेशन दी तो माना जाएगा कि आपने सभी पैन जो चाहे उसी स्टेट में हो या आपके अदर स्टेट में जीएसटी नंबर हो, सबके लिए एप्लीकेशन मान ली जाएगी। अगर आपने विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आप 7 दिन के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। सेम वे में जैसे कि आपने एप्लीकेशन दी थी कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए, सेम वे में अगर आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन देते हैं किसी एक यूनिट के लिए भी, जहाँ एक जीएसटी नंबर के लिए भी, तो उससे रिलेटेड जितने भी पैन नंबर पे वो जीएसटी नंबर है, मतलब जितनी भी स्टेट में अलग अलग जीएसटी नंबर है, उन सब के लिए वो मान लिया जाएगा। डीम टू बी इंटीमेशन शैल बी डीम टू बी, मान लिया जाएगा और सब पे कंपोजिशन खत्म कर दी जाएगी। One registered person having the same PAN, the registered person shall not eligible to opt for the scheme. रजिस्टर्ड पर्सन जब भी एलिजिबल होगा स्कीम में जब सभी उसकी प्रीमाइसेस उस पैन पे जितनी भी रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं सब एक साथ उस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएगा। ये था पूरा अपना एक समरी कंपोजिशन स्कीम की। इसमें क्या क्या इश्यूज आए थे, मैंने कोशिश करी है पूरे इश्यूज कवर करने की, आपको दिक्कत ना आए कंपोजिशन के रिगार्डिंग। कंपोजिशन लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था, ये जो पॉइंट अपन ने पढ़ा डज नॉट होल्ड इंटरेस्टेड स्टॉक, काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। उनका सोचना है कि उनको कंपोजिशन में जाना है। आपने ऊपर तो बोल दिया कि इंटरेस्टेड परचेज कर सकते हैं बाद में, लेकिन आपने एक इंटरेस्टेड
स्टॉक के लिए मना कर दिया अपॉइंटेड डेट के लिए। इसका मतलब अगर मेरे पास उस दिन का स्टॉक रखा हुआ है तो मैं कंपटीशन में नहीं जा पा रहा हूँ। तो डीलर को प्रॉब्लम्स आ रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक वो कंपटीशन में नहीं जा पा रहे हैं, उनको ये सब पूरा कंप्लाइंस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक एडवाइस है जो मुझे लगता है कि ये करने से आपको बेनिफिट हो सकता है। आप एक काम करें, जितनी भी इंटर स्टेट स्टॉक है वो किसी विदिन एमपी में जो डीलर है उनको सोल्व कर दें इनवॉइस के थ्रू, एंड देन उनसे रीपरचेज कर लें पुराने रिजीम में, मतलब कि बैक की इनवॉइस में। जिससे कि क्या होगा, आपके पास वो स्टॉक जो आउट ऑफ एमपी से आपने लिया था वो घूम फिर के वापस से आपके पास आएगा, लेकिन वो उसका जो स्टेट है वो विदिन एमपी हो जाएगा। तो जिसको जो आप इंटर स्टेट बोल रहे हैं वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा और आप कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्कीम के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको अपना डिसीजन लेने में इजी रहेगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।